जेड डायनेस्टी के पिछले दोनों पार्ट हमने हमारे सेकंड चैनल पर अपलोड किए हैं। आप वहां से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से उन्हें देख सकते हो। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि जिन अभी भी उस मॉन्क के ऊपर हमला कर रही थी, उसने अपने कई सारे स्पिरिचुअल क्लोन क्रिएट कर लिए थे, लेकिन वो मॉन्क भी फिर से हमला करते हुए उन क्लोन्स को रोकता है और वहाँ से पीछे हट जाता है। और तभी इतने में ही कोई और स्वॉर्ड स्ट्राइक से यहाँ जिन पर हमला करता है। इससे बचने के लिए जिन पीछे हटकर वहाँ पेड़ के ऊपर आ गई थी। अब हम देखते हैं कि ये अटैक असल में जियाओ और ली की वाइफ ने किया है। वो यहाँ पर आते हैं और उस मॉन्क से पूछते हैं कि वो ठीक तो है, जिस पर मॉन्क कहता है कि वो ठीक है। साथ ही वो इन्हें वार्न भी करता है कि जिन से लड़ते वक्त उन्हें ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो एक डेमन है। तभी जिन कहती है कि क्या पता उस मॉन्क को मुझसे क्या तकलीफ है कि तब से मुझसे फाइट कर रहा है। मैं तो यहाँ से चुपचाप जा रही थी। वैसे इतना कहते हुए वो जियाओ के ऊपर भी अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल कर उसे वश में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जियाओ उसकी चाल में नहीं फंसता। पर इससे वो ये समझ आता है कि ये डेमन और कोई नहीं बल्कि जिन है, क्योंकि जिन इसी टेक्निक की वजह से फेमस है। अब यहाँ जियाओ ने अपनी तलवार आगे कर ली थी और वो लड़ने के लिए तैयार था। पर तभी जिन कहती है कि तुम तो कुछ नहीं जानते। अगर तुम किसी से पहली बार मिलते हो तो पहले तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि तुम कौन हो। अब जियाओ अपना नाम बताता है और ली की वाइफ का नाम भी बताता है। वैसे उसका नाम यान होंग है। अब जिन कहती है कि चलो ठीक है, नाम तो तुमने बता दिया, इसलिए अब हम लड़ सकते हैं। इसके बाद वो नीचे आती है, लेकिन फिर वो इन्हें आपस में ही लड़वाने के लिए कहने लगती है कि ट्रेजर तो एक ही है और तुम तीनों तो अलग अलग सेक्ट से बिलोंग करते हो। फिर आखिर में वो ट्रेजर रखेगा कौन? इस पर जियाओ तुरंत ही कह देता है कि वो ट्रेजर भले ही किसी के पास भी जाए, लेकिन वो डेमन्स के हाथ नहीं लगेगा। साथ ही अब यहाँ मॉन्क ने भी उन तीनों के ही आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लिया था। इसका मतलब वो जिन के जाल में नहीं फंसने वाले। अब इसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है और हम ज्योतिष और यू को देखते हैं, जो कि अभी वेस्टर्न स्वाम के अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे। साथ ही अभी ताओ भी उनका पीछा कर रहा था। अब तभी वो कुछ देर के लिए एक जगह पर रुकते हैं, लेकिन उसी समय एक आदमी वहाँ आता है और ज्योतिष से कहता है कि अरे तुम तो पहले से बहुत बदल गए हो, लेकिन तुमने अभी भी ये काम नहीं छोड़ा। अब जब ज्योतिष पीछे देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और यू से कहते हैं कि वो यहाँ से अभी थोड़ी दूर चली जाए और जब तक वो उसे ना बुलाए तब तक वो यहाँ ना आए। अब यू पहले थोड़ी सी हैरान थी, लेकिन फिर वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी उसका पैर गलत सीढ़ी पर पड़ता है, मगर अब ताओ भी वहाँ आ गया था, जिस वजह से यू उससे टकराती है और नीचे नहीं गिरती। हालांकि अब जब वो ताओ को देखती है तो फिर से हैरान हो जाती है, क्योंकि ताओ भी खुद उस आदमी को देखकर बहुत हैरान लग रहा था। वैसे अब हम भी वहाँ ऊपर देखते हैं, वहाँ पर डेमन किंग खड़ा हुआ था। असल में वो ज्योतिष और डेमन किंग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। अब यहाँ अभी वो बात कर रहे थे, जिस दौरान डेमन किंग कहता है कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। इस पर ज्योतिष कहते हैं कि हाँ, वैसे मैंने तुम्हारी बेटी के बारे में सुना, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। लेकिन इस पर डेमन किंग कहता है कि शायद तुम भूल चुके हो, जब हम दोनों जवान थे तब तुमने ही अपनी डिवाइन पावर से मेरे फ्यूचर को देखकर मुझे बताया था कि फ्यूचर में मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, जिसके चलते मैं भी बुरा बन जाऊंगा। डेमन किंग कहता है कि तुम मानोगे नहीं, पर वैसे ही हुआ। अपनी आधी ही जर्नी में अपनी वाइफ को खो दिया और अब मेरी बेटी भी नहीं रही। ये सुनते हुए ज्योतिष उसे समझाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मैंने जो कुछ कहा था वो बस तुमसे थोड़ा सा गुस्सा होकर कहा था, तुम्हें उस बात को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर डेमन किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर अचानक से ही वो जोर जोर से हंसने लगता है। और अब कुछ देर इसी तरह से हंसने के बाद वो कहता है कि मुझे पता है कि हेवन और अर्थ के सामने किसी की नहीं चलती, जो लिखा हुआ है वो होकर रहेगा। अभी तो मुझे जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम फिर कब मिलेंगे, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनकर ज्योतिष कहने लगते हैं कि मेरा क्या होना है, मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, दुश्मन तो तुम्हारे हैं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। अब तभी वहाँ पर यू आती है और वो उसे नहीं पहचान पाई थी, इस वजह से वो ज्योतिष से पूछती है कि ये कौन है। तभी डेमन किंग कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती। इस पर यू मना करती है तो डेमन किंग एक कविता सुनाता है और कहता है कि किसी को भी सुनाकर पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा कि मैं कौन हूँ। इसके बाद वो वहाँ से जा रहा था। अभी उसकी कविता तो समझ में नहीं आती, पर उसकी एक लाइन ये थी कि किसी से भी पूछ लेना कि वो सबसे ज्यादा किससे डरता है। तुम जिससे भी पूछोगी वो डेमन किंग का ही नाम लेगा। अब डेमन किंग के जाने के बाद ज्योतिष कहने लगते हैं कि ये खुद को बहुत ताकतवर समझता है,
पर इसे नहीं पता कि गेम में ये अकेला नहीं है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम घोस्ट सेट के ही एक मेल और एक फीमेल मास्टर को देखते हैं। ये लेडी मास्टर वही है जो अपनी बर्ड की मदद से सभी पर नजर रख रही थी। ये उस मेल मास्टर से कहती है कि डेमन किंग तो ज़ाओ फेंग पर इतना भरोसा करते हैं, फिर आखिर हम उससे हमारा प्लान छुपा क्यों रहे हैं। अब उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेमन किंग ने ज़ाओ फेंग को बुलाकर बात की थी और ज़ाओ फेंग के बाद उसने इस मास्टर को भी बुलाया था। वो इसे सारी बात बताता है। अब ज़ाओ फेंग इसी जगह पर अकेला आने वाला था जो कि डेमन किंग नहीं चाहता और उसके हिसाब से उसे फ्यूचर के लिए कोई रिस्क नहीं लेना है क्योंकि इस चीज से पूरे घोस्ट सेट का फ्यूचर डिपेंड करता है। अब यहाँ से सीन फिर से चेंज हो जाता है और इस बार हम अब ज़ाओ फेंग को देखते हैं जो कि अभी बहुत स्पीड में भाग रहा था क्योंकि लू उसका पीछा कर रही है। यहाँ लू उसके ऊपर कई सारे स्वॉर्ड क्लोन से हमला करती है लेकिन उन सभी से ज़ाओ फेंग बच जाता है और अपनी डेमन स्टिक की मदद से उन सभी को रोक लेता है। पर यहाँ लू की स्पीड बहुत ज्यादा थी। अब वो इन अटैक्स को करते हुए वहाँ करीब आती है और ज़ाओ फेंग की गर्दन पर तलवार रख देती है जिसकी वजह से ज़ाओ फेंग को रुकना पड़ता है। अब ज़ाओ फेंग यहाँ पर अपनी जैकेट की कैप हटाता है जिसके बाद उसका चेहरा देखकर लू कहीं खो सी जाती है। लेकिन अब उसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ जंगल के बीच बादलों में से बहुत सारी एनर्जी गिरती है जिसके बाद वो एनर्जी पूरे जंगल में फैल रही थी। इसे सब लोग जैसे ही नोटिस करते हैं तो हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि बाकी सभी के साथ अभी जिन से फाइट कर रहा था, लेकिन जब जिन उस एनर्जी को महसूस करती है तो वहाँ से भाग जाती है। ये लोग भी समझ गए थे कि शायद ये एनर्जी उस ट्रेजर के अपीयरेंस का साइन है, इस वजह से अब ये भी वहाँ से भागते हैं। इसके बाद हमें बाकी सभी को भी दिखाया जाता है, वो भी उस एनर्जी को महसूस करते हुए सीधा उसी की तरफ जाने लगे थे। लेकिन इधर ज़ाओ फेंग और लू दोनों अभी आमने सामने थे पर उन्हें भी वो एनर्जी तो महसूस हो ही गई थी लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिलते। अब तभी वहाँ पर ज़ाओ फेंग का बंदर मतलब जियाओ हुई आता है लेकिन ज़ाओ फेंग उसे वहाँ से थोड़ा दूर हटने को कह देता है और इसके बाद वो लू से कहता है कि तुम कैसे हो। लेकिन इस पर लू जवाब देने की जगह पूछती है कि तुम्हारे पास जब मौका था तब तुमने मुझे खत्म क्यों नहीं किया। वैसे यहाँ लू ने अपनी तलवार ज़ाओ फेंग की गर्दन पर रखी हुई थी लेकिन उसे भी वो सारे मोमेंट्स दिखाई दे रहे थे जो कि हमने सीजन 1 में ज़ाओ फेंग और लू के बीच देखे थे। वैसे अभी सिर्फ लू को ही सीन दिखाई नहीं दे रहे थे बल्कि ज़ाओ फेंग भी उन्हें देख रहा था। उसे वो टाइम भी याद आता है जब टेम्पल के अंदर सभी लोग ज़ाओ फेंग के खिलाफ थे लेकिन उस समय भी लू आगे आई थी और उसे सपोर्ट किया था। अब ज़ाओ फेंग कहता है कि तब तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी, लेकिन लू इस पर इस चीज का जवाब ना देते हुए अपना सवाल पूछती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें ये सब बातें याद हैं, इसका मतलब तुम अभी भी ज़ाओ फेंग ही हो, तो क्या तुम फिर से लौट कर आ सकते हो। साथ ही वो ज़ाओ फेंग से रिक्वेस्ट भी करती है लेकिन ज़ाओ फेंग बस इतना ही कहता है कि जिस नाम से तुम मुझे बुला रही हो इस नाम से मुझे कोई नहीं जानता। ज़ाओ फेंग की बात से लू को अपना जवाब मिल गया था। वो अपनी तलवार तुरंत ही अपनी म्यान में रखती है और वहाँ से जाने लगती है लेकिन ज़ाओ फेंग उसे रोकते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जान से नहीं मारोगी। तो इस पर लू कहती है कि अगली बार तुम मुझे मिले तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी और तुम भी मत सोचना। इसके बाद अब वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ज़ाओ फेंग दुखी होते हुए कह रहा था कि मुझे माफ करना लेकिन मैं अब लौट कर नहीं आ सकता। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम फिर से वहीं उस मास्टर और उस लेडी मास्टर को देखते हैं जिन्हें डेमन किंग ने भेजा था। वो दोनों ही अभी उस एनर्जी को आता हुआ देख रहे थे। वो लेडी कहती है कि ट्रेजर अब सामने आने वाला है लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जिस पर वो मास्टर कहता है कि हाँ, लेकिन हम पहले से ही तैयारी के साथ आए हैं, हमें जैसा कहा गया है हमें सिर्फ वैसा क्विकली पीला करना है। पर अब वो लेडी कहने लगती है कि वो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रही। वो मास्टर उसे रोकते हुए कहता है कि अब ये बातें करने का टाइम नहीं है, हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है, हमें वैसा ही करना होगा जैसा हमसे कहा गया है। अब इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम जिन को देखते हैं जो कि अभी सबसे आगे जा रही थी और मोंग जियाओ और यान होंग उसका पीछा कर रहे थे। अभी आगे जाते हुए वो नीचे देखती है कि पानी में कुछ फिश मॉन्स्टर्स भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इससे वो समझ गई थी कि ये लोग भी यहाँ पर उसी ट्रेजर की तलाश में आए थे। वो तुरंत ही अपनी पार से उन फिश मॉन्स्टर्स के कुछ साथियों को मार देती है जिससे उनका जो लीडर था उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है लेकिन जिन पहले ही आगे निकल चुकी थी। इस वजह से वो मॉन्स्टर जब चीखता है तो उसकी आवाज यहाँ जियाओ और बाकी सभी को सुनाई देती है। अब वो यहाँ रुककर नीचे देखने आते हैं
लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर पानी भरने लगता है और फिर वो फिश मॉन्स्टर उन्हें घेर लेते हैं। साथ ही कुछ फिश मॉन्स्टर्स अभी पेड़ के ऊपर से भी जंप करते हुए उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन ये लोग अपनी एनर्जी से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। मगर वहाँ सामने जिन का रास्ता साफ था, वो चुपचाप यहाँ से जा सकती थी और अब वो ऐसा ही करती है। इसके बाद अब एक बार फिर सीन चेंज होता है और हम वहाँ ज़ाओ फेंग को देखते हैं, जो कि जंगल में पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो सोच रहा था कि ये जंगल कितना घना है, क्योंकि ये कई हजारों सालों से यहीं पर है। अब तभी अचानक उसके सामने एक बड़ी सी लकड़ी की दीवार आ जाती है। वो देखते हैं और सोचते हैं कि जंगल में इस तरह की लकड़ी की दीवार क्या कर रही है। हालांकि फिर उसे थोड़ा डाउट भी होता है और वो तुरंत ही सीधा ऊपर की डायरेक्शन में जाने लगता है। बहुत देर तक ऊपर आने के बाद वो नोटिस करता है कि सच में ये कोई दीवार नहीं बल्कि एक पेड़ है। ये पेड़ बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जो चीज देखकर ज़ाओ फेंग सच में बहुत ही हैरान हो जाता है। पर वो यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि वो फिर से सीधा ही ऊपर की तरफ जाते जा रहा था और इसे एक पॉइंट पर पेड़ पर चढ़ते हुए वो बादलों को भी छू लेता है। लेकिन बादलों में तो वो भले ही आ चुका था, पर फिर भी पेड़ का एंड उसे दिखाई नहीं देता, इसलिए अब वो और आगे बढ़ता है और जब वो बादलों के भी ऊपर आ जाता है तब फाइनली उसे पेड़ का एक एंड दिखता है। वो तुरंत ही उस जगह पर आ गया था। ऐसा लग रहा था कि उस बड़े पेड़ के ऊपर एक छोटा पेड़ उगा हुआ है जिसके पत्ते पिंक कलर के हैं। वहाँ से जगह बहुत सुंदर दिख रही थी। ज़ाओ फेंग कह रहा था कि कहीं वो ट्रेजर यहीं कहीं तो नहीं, पर अब तभी ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।